फिजिक्स की क्लास अटेंड नहीं की हो, क्योंकि फिजिक्स की क्लास में अरेंजमेंट था तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है इस क्लास में, न्यू इन द सेंस कि जो लास्ट प्रीवियस क्लास में जो नहीं था, एट दैट टाइम मैंने ये टॉपिक्स जो है वो पढ़ाए थे, तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैम ने बीच से कहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसलिए। यस खुशी बेटा बताइए। यस खुशी, यू कैन अनम्यूट पहले वाली योरसेल्फ। क्लास में नहीं थी। ओ, क्यों बेटा, आपने क्यों नहीं अटेंड किया था? चलिए कोई बात नहीं, मैम नहीं पाए थे। नेटवर्क। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत शॉर्ट में मैं 1 मिनट में आपको बता देती हूँ कि नया टॉपिक है हमारा हाइड्राइड्स, और इसके जो ये हैं स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो तनीषा या किसी भी स्टूडेंट से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्राइड्स क्या होते हैं बेटा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट। बाइनरी मीन्स होता है बेटा 2 एलिमेंट्स, बाइनरी मीन्स 2 एलिमेंट्स, बाई मीन्स 2 एलिमेंट्स, और अगर 2 एलिमेंट्स में से 1 एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है ना, तो और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है पूरी पीरियोडिक टेबल में से कोई भी दूसरा अगर एलिमेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो क्योंकि हाइड्रोजन के साथ है 1 एलिमेंट आपका फिक्स है कि 1 एलिमेंट तो हमारा हाइड्रोजन ही है, तो 1 एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है आउट ऑफ 2 एलिमेंट्स, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के साथ बाइनरी कंपाउंड होता है तो उसको ऑक्साइड्स, हैलोजन के साथ होते हैं तो हैलाइड्स बोलते हैं, वैसे ही इसमें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राइड्स। खुशी, यस मैम। ये बात इतना आपको क्लियर हुआ बेटा, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? यस मैम। यस ओके, मैम क्लियर हो सो ऑन, गया। हाँ, तो अभी बेटा अभी जो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स थे उनमें से कोई आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स में, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स बताएगा कोई भी स्टूडेंट जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड किया था इससे पहले वाला। किसी को याद है क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा था आप लोगों ने स्टूडेंट्स? एनीवन? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने अलाउड टू अनम्यूट कर रखा है बच्चे, जिसको आंसर भी देना है। आयुष, कार्तिकेय, अनुराग। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स, नो अनुराग, थिंकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। थ्री टाइप्स के यस होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, और लास्ट वाले का नाम याद नहीं आ रहा अभी। लास्ट वाले का नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे बताएंगी दिया, दिया गोयल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। दिया, Yes, ma'am. yes दिया। So third type of hydride name is, one is ionic, second is covalent. Sorry दिया, your voice is not clear. मे भी सही बोल रही होगी दिया। दिया सही बोलती है, बट मुझे वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, कि कोई और स्टूडेंट बता दीजिए जिसको दिया की वॉइस समझ में आ रही है। मेटलिक हाइड्राइड। ओके, सो क्लासिफिकेशन, खुशी जो आपका, ये आपको मालूम है खुशी की पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं? यूनिट 3 में आपने पढ़ा होगा बेटा, 3rd चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, क्लासिफिकेशन ऑल द नोन एलिमेंट। अच्छा वो भी नहीं पढ़ा है, ओके, सो ऑल द नोन एलिमेंट्स। एडमिशन नहीं हुआ था। अच्छा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ बेटा। देखिए आपका दिया, सही है दिया बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने पहले ही कहा था, आपने सही कहा होगा।
देखिए खुशी, आपका पूरे जितने भी नोट्स होते हैं दे अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म नोन एज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर। जितने भी आपके नोन एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड होते हैं, और वो पीरियोडिक टेबल जो होती है वो 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज की जाती है। These 4 blocks are S, P, D, F blocks and depends upon the valence electron entered in S subshell, P subshell, D subshell and F subshell। ये 4 सबशेल्स होती हैं बेटा, उनके बेस पर कोई भी पीरियोडिक टेबल जो हमारी है, कोई भी एलिमेंट जो है वो सिर्फ इन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक को हम लोग एक साथ कंसीडर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो एक ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसी में जो ग्रुप होता है उसी में वो प्लेस करते हैं। तो इस टाइप से हमारे 3 ब्लॉक हो गए, 3 कैटेगरी हो गई यहाँ पर। एस ब्लॉक अलग हो गया, पी अलग हो गया, और डी और एफ जो है बेटा वो एक साथ हो गया। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हाइड्राइड्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट हो गया ये जो अभी लिखा हुआ है आपके सामने, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स मींस, आयनिक मींस होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बाय हाइड्रोजन टू अदर एलिमेंट। और जनरली आयनिक बॉन्ड आपको पता है कौन बनाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। अब भी कोई स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जल्दी, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं, लूज कर देते वो हैं। अपना जल्दी लूज कर देते हैं। हाँ, तो दैट मीन्स कि लूज कैसे कर सकता है कोई अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से बेटा? मैम दूसरे एलिमेंट को दे देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, है ना। और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा 1, 2, 3 होने चाहिए। ये 2 कंडीशंस होती हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स की। मेटल की जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकेंड कंडीशन होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। तो इसलिए जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, किसके बीच में होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। एस सबशेल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एस सबशेल में बेटा जी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं, आपका ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, अपोजिट स्पिन के। तो इसमें क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये 2 ग्रुप को ही बिलोंग करता है। स्टीकियोमेट्रिक नेचर ये होता है कि इसमें कैटायन और एनायन की नंबर जो होती है बेटा वो इक्वल होती है। जितने कैटायंस होते हैं यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सिमिलर होता है। स्टीकियोमेट्रिक का नेचर ये होता है। फर्स्ट चैप्टर जब आप 12th का पढ़ेंगे बेटा सॉलिड स्टेट, उसमें यही टर्म्स होते हैं, स्टीकियोमेट्री और नॉन स्टीकियोमेट्री। ये वर्ड कहीं भी केमिस्ट्री में आता है, कभी भी सॉलिड के लिए आता है, तो इसका सेंस यही होता है बेटा इक्वल नंबर। अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए CaCl2 है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी तो इसको 2:1, 1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो होते हैं, लेकिन जो आपका नंबर ऑफ कैटायन और एनायन होता है बेटा वो सराउंडेड एटम्स के उससे होता है। ये आप 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 8 क्लोरीन एटम and the ratio between cation and anion is 8:8. that means 1:1 equal। जितने कैटायन होते हैं उतने ही एनायन होते हैं नंबर्स में। अभी आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाह रहे हैं तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग यही होता है कि वो सिंपल रेशियो में होते हैं, जो आपने उसमें फर्स्ट चैप्टर के लॉज में भी पढ़ा था। ठीक है, तो स्टीकियोमेट्रिक का जो टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म बेसिक साइंस जो होता है बेटा वो होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ये याद रखिएगा,
व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकियोमेट्रिक इन नेचर, तब आपको ये लिखना पड़ेगा इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन सॉलिड। सॉलिड जरूर लिख दीजिएगा या इन आयनिक कंपाउंड लिख दीजिएगा, क्योंकि दिस टर्म इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस, नॉट लिक्विड एंड गैसेस। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन है बेटा आप लोगों को इसमें? नो मैम। ठीक है, हाँ, ionic hydrides also known as saline hydrides, ionic compounds also known as salt like hydrides. Ionic hydrides are crystalline in nature. Crystalline in nature means होता है, दो तरह के solids होते हैं बेटा, crystalline और amorphous। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल हम डेली लाइफ में आप लोग यूज करते हो, टेबल सॉल्ट। आप कभी भी देखना, इसमें क्रिस्टलाइन मतलब होता है कि उनके जो शेप होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका शेप एक जैसा होता है। आप कभी भी सॉल्ट को प्लेट में रखकर देखिएगा कि जितने भी उसके पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो एक रेगुलर शेप में होते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, एमोर्फस का मतलब ही होता है नो रेगुलर शेप। ये दो डिफरेंस टर्म होते हैं, सॉलिड वर्ड यहाँ है इसलिए ये केवल बताया है कि क्रिस्टलाइन इन नेचर का मतलब होता है सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस। ठीक है बेटा जी, इसमें किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है? खुशी, आपको समझ में आ गया? मैम खुशी यस मैम, है? मैम आ Very गया good. समझ में। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिए हम लोग बेटा जी सेकेंड टाइप का जो हमारा है हाइड्राइड्स, अब वो पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप का हमारा हाइड्राइड्स होता है बेटा जी कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट हाइड्राइड्स हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि एस ब्लॉक के बाद हम लोग किसकी स्टडी करते हैं बेटा? पी ब्लॉक की। ठीक है, तो अब अगर हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा, तो देखिए इसमें पी ब्लॉक में अभी मुझे कोई भी एक स्टूडेंट ये बता सकता है कि कितने मैक्सिमम कितने ग्रुप्स होते हैं? 6. देखिए जब आपको मैक्सिमम वर्ड यूज किया जा रहा है तो आप ये मत कंफ्यूज हुआ करिए कि अच्छा मिनिमम भी हो सकता है, नहीं, दैट मीन्स कि कितनी कैपेबिलिटी है पी सब शेल की, तो वो आपको मालूम है 6 है। सो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं बेटा जी? क्यों बेटा? Ma'am, कौन 13 कौन to से? 18. वेरी 13 to गुड, 18. 13 to 18, वेरी गुड। सो 13 to 18 बेटा, मुझे सिर्फ इतना आप लोग बताएंगे। 13th ग्रुप जो है, देन 14th, 15th। मुझे ये बताइए 13 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 13 ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. कंफर्म? 3 कंफर्म? यस मैम। Yes, ma'am. देन 14th ग्रुप में 4 ओके, देन सो ऑन 3 4 5 6, है ना? यही तो होता है ना बेटा जी? आप मुझे ये बताइए कोवैलेंट सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ऑक्टेट रूल पढ़ाया था, कितने बच्चों को याद है? ऑक्टेट रूल याद है किसी को बेटा? नहीं याद है, कोई बात नहीं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल एक टर्म था, ऑक्टेट रूल तो पता होगा, ये तो सारे बच्चों को पता है, 10th का टर्म है। Yes, ma'am. हाँ, तो ऑक्टेट रूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है? पलक बताइए बेटा, ऑक्टेट रूल क्या होता है? Valence electrons of the last पलक, and valence electrons of the वैलेंस last इलेक्ट्रॉन्स क्या? of the नहीं, रूल last पूछ रही हूँ, octet. रूल पूछ रही हूँ, ऑक्टेट रूल क्या होता है ये पूछ रही हूँ, ऑक्टेट वर्ड का मीनिंग नहीं पूछ रही हूँ बच्चा, ऑक्टेट रूल। कोई बात हम नहीं, जो कोई और स्टूडेंट? हाँ, लास्ट शैल होगी उसमें उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो? यस मैम। हाँ ठीक है, एक मिनट, और किसी बच्चे को कोई ट्राई करेगा? निखिल राठौर,
निखिल बेटा, निखिल, निशांत, आप लोग तो बिल्कुल राहुल सर की तरह आते हैं ऑब्जर्व करने की क्लास हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर दोनों लोग चले मैम जाते हो। मैम हाँ निशांत। हेलो मैम, ऑप्टिक हाँ रूल में बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। हम्म, हाँ थोड़ा तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक निशांत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। राज कौन है ये? राज, राज यादव। बेटा ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आए हो, अभी एक चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें भी पढ़ा है बेटा। Ma'am, every element wants to achieve nearest noble gas configuration and become stable, so it matlab tries to complete its octet. Tries to complete this octet by By gaining or sharing or losing transfer of electron. electron. Yes, या बाय बॉन्डिंग भी आप एक वर्ड लिख सकते हो, अगर आप इतना बड़ा आपको लग रहा है कि मैं नहीं स्टेटमेंट बना पा रहा हूँ कि बाय बॉन्डिंग, बाय शेयरिंग, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ये भी लिख सकते हो बाय बॉन्डिंग। तो ऑक्टेट रूल की बात हो रही है बेटा जी, यहाँ पर ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने की बात हो रही है। तो अब मुझे ये बताइए, इज ये जो आपको 4 मैंने यहाँ पर वर्ड्स डिजिट्स लिखे हुए हैं 3 4 5 6, तो अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा? 6 3 4 5 6 में नहीं, अभी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा इन द सेंस कि फॉर कोवैलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि हम लोग कोवैलेंट हाइड्रेट पढ़ रहे हैं, और कोवैलेंट हाइड्रेट में क्या होता था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइंड इट, म्यूचुअल, म्यूचुअल वर्ड याद रखिएगा बेटा, म्यूचुअल, म्यूचुअल शेयरिंग। बिल्कुल, म्यूचुअल शेयरिंग वर्ड भूल तो नहीं गए आप लोग? लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है, क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग? हम दोनों elements contribute करें electrons and share करें. दोनों एलिमेंट कंट्रीब्यूट करें, वो तो शेयरिंग होता है तन्वी। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है बच्चे? कंट्रीब्यूशन इज सिमिलर by both bonded atoms, similar contributing। समझ में आया? अगर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो मैं भी एक ही क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ये होती है म्यूचुअल। तो मैं सोच रही हूँ next time यही शुरू करूं यहाँ पर, म्यूचुअल डिस्कशन मीन्स कि अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन का आंसर ले रहे हैं तो मैं भी पहले आपसे, चलिए कोई बात नहीं। तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से अब मुझे, अब इतना तो सबको पता होगा, तो सबको पता होगा ना कि इस ऑक्टेट बाय म्यूचुअल शेयरिंग कौन कौन कंप्लीट कर लेगा, बताइए। अरे बेटा इसको ट्वाइस करना है बट म्यूचुअल शेयरिंग से। वेरी गुड, 4 बिल्कुल केवल कंप्लीट करेगा। अगर 3 की बात कर तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। याद है ना ये बात बेटा? ये एक्सटेंडेड ऑफ ऑक्टेट रूल है। ये क्या होता था? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, याद है आप लोगों को? तो ये जो 3 वाला होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाएंगे 5 to 7 या 17 का भी कॉलम लिख लीजिएगा। 5 to 7, 8 वाला हमने क्यों नहीं लिखा? मैम आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है। तो ये जो होते हैं 5 to 7, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बट देयर इज नो नेटवर्क इशू। चलिए एक बार फिर से एक बार करती हूँ।
तो बेटा अभी इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच, अभी सही आ रही है वॉइस बेटा? यस मैम अब क्लियर है। यस मैम ओके बेटा, ये कुछ साउंड आ रहा है कहीं से, पता नहीं कैसे, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें ये पूजा शर्मा स्टूडेंट है क्या कोई? तनीषा, ये Yes, पूजा ma'am. शर्मा मतलब आई थिंक हर 1 मिनट के बाद वो वेटिंग रूम में ही दिखाई दे रही है, फिर उसको मैं एंटर करती हूँ, फिर से वो आ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं, पता नहीं क्या Ma'am, कर रहे हैं, जैसे ही एंटर होते हैं फिर चले जाते हैं। पूजा स्टेबल है होगा, कोई? मैम हाँ नेटवर्क मैम है तो अच्छा नेटवर्क अच्छा, अनस्टेबल होगा। यस मैम। हाँ बट बेटा आई थिंक कि मतलब वो 1 मिनट भी क्लास में एंटर नहीं करते हैं, जैसे ही मैं ऐसे अभी देखिए अभी है और अभी देखना 2 मिनट बाद वो फिर से पूजा चली, अभी आ गई है, चलो। बट अभी भी इसका स्पीकर ऑन नहीं हुआ है, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कोई वैसा स्टूडेंट हो जो नहीं नेम मैम चेंज शी इज करके आ। नहीं मैम, ऐसा नेटवर्क की वजह से होता है, बहुत बार होता है मेरे साथ राहुल सर की क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बेटा। तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कार्तिक? क्यों नो, नो मैम। कार्तिक? इसमें यस देखिए मैम। हाँ बेटा, इस चीज को आपको बहुत क्लियरली समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वर्ड जो है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि कोवलेंट हाइड्राइड मतलब वही हो गया कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट है, जनरली पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स कंसीडर किए जाते हैं, तो इसलिए इसको फिर से फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बात हो रही है तो केवल ग्रुप 13 के मेंबर्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे कार्तिक? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन से हो जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन 14 प्रिसाइज कौन? वेरी गुड, 14 एंड रेस्ट ऑफ हाँ 14। 15, 16 और 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। आप लोगों को बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो समझ में आ गया होगा कि आफ्टर शेयरिंग भी 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और कंट्रीब्यूटेड और कोवलेंट बॉन्डिंग, आफ्टर कोवलेंट बॉन्डिंग कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन ऑक्टेट रूल, तो ये तो सबको समझ में आ जाता है, प्रिसाइज भी आ जाता है। बट क्या आपको इलेक्ट्रॉन रिच में कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा कि इलेक्ट्रॉन रिच इसको क्यों बोला है? ये मैंने वैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था, बट अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। क्यों बेटा, सबको आ गया दैट No, मीन्स? ma'am. देखिए इसको, हाँ इसको इलेक्ट्रॉन रिच इसीलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि अगर ये अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब पता है ना, 8 से ज्यादा, क्योंकि अगर 5 को आप करोगे तो देखिए 10 हो जाएंगे, अगर 6 को करोगे तो 12 हो जाएंगे, और 7 को करोगे तो 14, और तीनों ही केसेस में ये मोर देन 8 हो जाता है, मोर देन 8। समझ में आ गया बेटा? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है बेटा किसी को? नो मैम। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं बेटा तो वो आपको पता ही होते हैं, जो एलिमेंट आपको याद है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ग्रुप 13 का अगर बात कर रहे हो तो बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एग्जाम्पल्स आप करेंगे। यहाँ पर देखिए ये डाइबोरेन, ये पूरा आपका नेक्स्ट जो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें ये इसका पूरा आपको स्टडी करना है कि डाइबोरेन जो होता है वो डायमर क्यों होता है, यहाँ पर उसको इसीलिए नहीं पढ़ाए। क्या हुआ कनिष्का, कुछ पूछना है बेटा तो अंडरलाइन कर लो। क्यों कनिष्का? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको याद होगा बेटा बॉन्डिंग पढ़ी थी हम लोगों ने, याद है कितने स्टूडेंट को लुईस कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग पढ़ा था? उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, 2 टर्म्स थे हमारे, किसी को याद है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। एनीवन? कोई भी नहीं? Yes, ma'am. क्या हुआ? हाँ बताओ बेटा क्या होता था? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या होते थे? डोनर वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो एटम कंट्रीब्यूट करते हैं,
और एक्सेप्टर वेरी गुड। जो कंट्रीब्यूट कोई नहीं करता, लेकिन जो डोनेट करता है उसी के इलेक्ट्रॉन यूज करता है वो। हाँ, और इसमें कंडीशंस होते थे ना कि कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर्स हो सकते हैं, दे एक्ट लाइक डोनर और एक्सेप्टर्स। कंडीशन होती थी ना एक, अनुराग बेटा, एक एक कंडीशन, मिनिमम एक एक कंडीशन तो पता होगी। नहीं, कोई और? चलिए कोई बात नहीं, वही वर्ड्स यहाँ पर हैं। देखिए, डोनर कौन हो सकता है बेटा? डोनर वो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो अपने स्टेबिलिटी को नहीं देखे और डोनेट कर दे। तो दैट मीन्स कि हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, having at least one lone pair act as donors। तो डोनर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं। और आपको मालूम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजेंस, सॉरी फ्लोरीन, ये फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल के। तो इन तीनों के पास ही अगर आपको याद होगा, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 और फ्लोरीन के पास 3। तो ये पूरा ग्रुप की कैटेगरी होती है कि हर एक के पास 1 2 3 जो है वो लोन पेयर्स होते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते थे? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड बोलते थे या बेस? मेरा क्वेश्चन ये है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। मुझे नहीं मालूम, आप ही बताइए। मैम एसिड। बेटा दो ही तो टर्म है, एक एसिड है और एक बेस है। लुईस एसिड और लुईस बेस। तो लुईस एसिड और बेस में से एक वर्ड आपको मैंने अंडरलाइन करवाया था, ए से एसिड होता है और ए से एक्सेप्टर होता है, याद है? और दूसरा जो है वो डोनर हो गया। तो डोनर क्या हो जाएंगे बेटा? अभी आपने कहा इलेक्ट्रॉन रिच जो हैं ये डोनर होते हैं, तो डोनर क्या हो जाएंगे बेटा जी? बताइए, डोनर क्या हो जाएंगे? बेस। लुईस बेस। वेरी गुड। एक्सेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टर्स क्या हो जाएंगे? एसिड। तो आप मुझे ये बता दीजिए, इन तीनों में से लुईस एसिड की तरह एक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपको अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाए, विच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स एक्ट एज लुईस एसिड्स, तो आप क्या कहोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। यस। और अगर मैंने इस क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछ लिया, ये पूछा गया कि विच ग्रुप हाइड्राइड्स एक्ट एज लुईस एसिड, तो अब वो ग्रुप को आप क्या बोलोगे बेटा? ग्रुप 13। मैम ग्रुप 3। वेरी गुड, 13। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी मैंने पूछा है। अब इसमें बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ग्रुप 13 हाइड्राइड्स एक्ट एज लुईस एसिड्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट या कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, बस इतना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि उसका रीजन क्या होता है तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है? तो इसमें तो कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? ये वाला समझ में आ गया हाइड्राइड आपको? यस मैम। यस मैम। लास्ट जो हमारा है बेटा, मेटालिक और नॉन स्टिकियोमेट्रिक। देखिए बहुत ही इजी है ये भी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एस आपका हो गया, पी भी हो गया। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपने क्या कहा कि मेटालिक हाइड्राइड जो होते हैं वो कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड होता है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है बेटा? अगर बात कर रहे हैं कि जो आपका ग्रुप की बात कर रहे हैं डी ब्लॉक में, तो 3 2 कहां तक जाता है ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा? मैम 12। वेरी गुड, क्योंकि 13 से तो आपको पता है पी ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो ग्रुप 3 to 12। अब इसमें 3 to 12 में बस एक वर्ड जो है वो आपको याद रखना है, वो है आपका हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप क्या होता है वो समझ लेते हैं। 3 4 5
और 10, 11, 12 सिर्फ ये एलिमेंट्स तो फॉर्म करते हैं, मतलब ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो तो हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो बीच में हमारे मिसिंग कौन कौन से हो गए बेटा? 7, 8 और 9 ग्रुप। तो 7, 8, 9 ग्रुप जो है वो हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप, गैप वर्ड का मतलब क्या होता है? गैप का मतलब होता है जो बीच में स्पेस जो है वो रह जाता है, छूट जाता है। तो ये गैप क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 3 से और एंड मुझे 12 तक करना था, लेकिन बीच में 3 ऐसे ग्रुप हैं जो ये शो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको गैप बोल दिया गया है। और ये वाले फिर से 10, 11, 12 जो है वो फिर से हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात हो रही है कि ये होता किस लिए है। तो ये 11, 12 में हम लोग आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें डी और एफ ब्लैक में पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट समराइज फॉर्म में बताती हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉन स्टिकियोमेट्रिक क्यों होते हैं। नॉन स्टिकियोमेट्रिक का मतलब होता है बेटा अनइक्वल। अगर स्टिकियोमेट्रिक का मतलब था इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर क्या होता है? ग्रुप, अभी हाँ किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज ग्रुप 6। देखिए बेटा, जो ग्रुप 6 होता है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, इसलिए ना तो हम उसे हाइड्राइड गैप में उसको कंसीडर कर सकते हैं बेटा जी, और ना ही उसको हम लोग उस ग्रुप को पूरा कंसीडर करते हैं। तो सिर्फ उसका एक ही एलिमेंट होता है, क्रोमियम, इसलिए उसको हम लोग बाद में बताते हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम लोग अगर बात कर रहे हैं आपका हाँ नॉन स्टिकियोमेट्रिक। नॉन स्टिकियोमेट्रिक का मतलब होता है अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। एक सिंपल सा फैक्ट ये है बेटा कि अगर मान लीजिए आपने एक सॉलिड की बात कर रहे हो, तो सॉलिड में जब आप इस तरह का एक सॉलिड बना रहे हो और हमेशा आपको मालूम है कि इनके बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, तो स्पेसेस क्यों नहीं होते हैं? उसका रीजन ये होता है क्योंकि देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस जो हैं वो इस तरह से फिल होते हैं। जब बेटा जी इसमें अपोजिट चार्जेस होते हैं तो फिर इक्वल नंबर होना चाहिए दोनों का, अनइक्वल तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कैटेगरी में। ऐसा तो होगा नहीं कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ जाएंगे। तो ये नॉन स्टिकियोमेट्रिक वो होता है बेटा जी कि जब आपका हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए ये मेटल का साइज तो इतना बड़ा है, तो हाइड्रोजन तो बेचारा इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है, तो हाइड्रोजन जो होता है ये वॉइड्स जो होती है, खाली जगह, यहाँ पर प्लेस कर लेता है। ये जो आपको खाली जगह दिख रही है इस प्लेस में, लेकिन हर वॉइड में नहीं आता है, इसलिए इनका नंबर जो होता है वो अनइक्वल होता है। समझ में आ गया बेटा जी? नॉन स्टिकियोमेट्रिक इसको क्यों कहते हैं, ये वर्ड आपको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। नॉन स्टिकियोमेट्रिक मींस अनइक्वल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका जो साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स होता है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं करता है कि भाई एक ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है और एक ये हमारा बेचारा हाइड्रोजन उसके बिल्कुल उसमें आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ये इतना छोटा सा होता है, तो अब ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है बेटा जी। तो ये वॉइड्स का मतलब होता है जो खाली जगह होती है बेटा उसमें प्लेस करता है। आप घर पर भी 2-4 कॉइन लेकर बैठिएगा और उन कॉइन्स को आप रख के देखिएगा, ऐसे 2 कॉइन आप रखिएगा, 3, फिर एक बार उसके नीचे ऐसे कॉइन रख लीजिएगा, देखिएगा आप ये वॉइड्स फॉर्म हो रही हैं। ये जो वॉइड्स खाली जगह होती है इसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं बेटा। एम्प्टी स्पेस इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे बोलते हैं वॉइड्स। 2 तरह की वॉइड्स होती हैं, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल तब आपकी बनेगी जब ये इसके नीचे प्लेस करेगा, और ऑक्टाहेड्रल तब बनेगी बेटा जी जब ये आपका कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रल आपकी तब बनेगी जब ये इस तरह से प्लेस होगा। ये देखिए ये आपके हैं और आपने इसके नीचे ना बना के यहाँ पर बनाया। यहाँ आप कॉइन्स को इनको रख के देखिएगा, कल मैं भी अगर देखूंगी कॉइन्स होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी, इस चीज को यहाँ करके दिखाऊंगी। तो एक ये वाइड हो गई, एक ये वाइड हो गई, तो ये 2 तरह की वाइड हो गई बेटा। ठीक है बेटा?
इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को बेटा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा जी? No, ma'am. तो कल आप लोग हाइड्राइड्स No, ma'am. बेटा पढ़कर आएंगे। हाँ, और जो भी कंफ्यूजन है इन तीनों में प्लीज इनको कॉपी में भी आप लिख सकते हो। इसके मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी या आपको